ठीक है। रेडियस ऑफ 2a एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इज़ मोर देन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 1a। अब चूँकि 2a का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो क्या है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज़ स्ट्रॉन्गर, एज अ रिज़ल्ट द इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोज़र। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसी वजह से न्यूक्लियर ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन अल्कली मेटल। अब देखें साइज से क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये देखिएगा पेज नंबर है 26 और पेज नंबर 26 की मैं गौर से ज़रा सुनिएगा ज़रा, पेज नंबर 26 की सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। द स्मॉलर वैल्यू ऑफ द एटॉमिक रेडियाई रिजल्ट इन दैट द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर, हैव हायर डेंसिटी एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अल्कली मेटल। इनके स्मॉल रेडियाई होने की वजह से ही क्या होता है कि ये स्मॉलर एटॉमिक रेडिया होने की वजह से क्या होता है कि इनकी क्रिस्टल के अंदर पैकिंग अच्छी आती है, क्रिस्टल स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से ये हार्डर हो जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, डेंसिटी भी इनकी हाई होती है। इसके बाद देखें ये जो एक टेबल बना हुआ है इसको देख लीजिएगा, ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप क्या होगा कि अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप 2a के जो अल्कली मेटल्स होंगी उनकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1a। वजह क्या है कि ये स्मॉलर इन साइज़ है, स्मॉलर इन साइज़ होने की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, तो इनके एक इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इनका न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। अब इसके बाद देखें ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर जो है द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमने देखा था कि ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ना होने के बराबर होगी। लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन है वो साइज से इन्वर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट आर हायर देन ग्रुप 1 एलिमेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या है कि फॉर ग्रुप 1a melting points are higher for 2a element as compared to the melting points of group 1a element। ये किस वजह से, this is because of their because the alkaline earth metal have smaller size and a stronger crystal lattice, that's why their melting points are higher। ठीक है, स्मॉलर साइज है इनका और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाइयर है। The melting and boiling points of group 2 elements are higher than group 1 elements। The reason is that the group 2 elements have stronger metallic bond due to the presence of 2 valence electron। और ये भी हमने देखा था कि जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो उतने उनको पेयर अप करने के लिए जो है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, नेबरिंग एटम आ रहे होते हैं। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके पास चूँकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से उनके पास जो है ना हर एक के पास दो आ रहे होंगे उनको पेयर अप करने के लिए। शायद आपको याद हो हमने एक सपोज सा स्ट्रक्चर देखा था जिसमें मैग्नीशियम की एक लॉन्ग सी लाइन बन रही थी ना, तो हर मैग्नीशियम 2 से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये बहुत ट्रू बॉन्डिंग तो नहीं होती जैसे हमने कोवेलेंट की शेप में दे दिया था, लेकिन होता यही है कि हर एटम 2 से बॉन्डेड होता है, इस वजह से एक ह्यूज स्ट्रक्चर बन रहा होता है। लेकिन अल्कली मेटल में क्या होता है कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो एक के नज़दीक एक ही आएगा और पेयर अप हो जाएगा, और उनके जो बॉन्डिंग इतनी एक्सटेंडेड नहीं होगी जितनी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने देखा था कि इनके जो स्ट्रक्चर आ रहा था वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर आ रहा था बिकॉज ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
आयनाइजेशन एनर्जी में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ए इज़ हायर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1A। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें द रीज़न anyhow there is no regular trend present which can be observed। ठीक है। देखें इसमें क्या है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड ऑब्ज़र्व नहीं होता। ठीक है। और जब इनके अंदर कोई रेगुलर ट्रेंड ऑब्ज़र्व नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि देयर बिहेवियर इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन। ठीक है। इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स होंगे कि जिनको एक्सप्लेन करना हमारे इस कोर्स के स्कोप से क्या है, बाहर है। अब देखें ट्रेंड इन रिएक्टिविटी विद वाटर। रिएक्टिविटी विद वाटर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि बेरिलियम डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखें अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं। डाउन द ग्रुप मेटल का साइज़ बढ़ता है और मेटल जितना बिग होता है उतना रिएक्टिव होता है, उतना स्ट्रॉन्गर मेटल होता है, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अब अगर हम इस तरह बात करें ना तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो सबसे बड़ा कौन होगा? रेडियम होगा। चलो रेडियम को छोड़ें, रेडियो एक्टिव है। रेडियम को छोड़ें, रेडियो एक्टिव है, तो फिर क्या होगा? तो सबसे छोटा कौन हुआ? बेरिलियम। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? बेरिलियम। अब बेरिलियम इतना कम रिएक्टिव है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब इसके बाद अब आ जाते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम burns in steam to produce white magnesium oxide and hydrogen gas। मैग्नीशियम जो है ना उसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, वाटर के साथ जो है किस तरीके से आ रही है कि मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। मैग्नीशियम का रिएक्शन उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ स्टीम के साथ, कि स्टीम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ठीक है। अब ये तो एक आसान सा रिएक्शन है, मैग्नीशियम +2 है और ऑक्सीजन -2, एक नॉर्मल ऑक्साइड इसने स्टीम के साथ बनाया है, लेकिन इसने क्या किया है, हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन किया है। लेकिन अगर वेरी क्लीन मैग्नीशियम रिबन हैज़ अ स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर आफ्टर several minutes, some bubbles of hydrogen forms on its surface and the coil of magnesium ribbon usually floats on the surface. However, the reaction soon stops because the magnesium hydroxide formed is almost insoluble in water and forms a protective layer on the magnesium, preventing further reaction। देखिए ये जो है ना, ये इन्होंने ये बताया है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है ना वाटर के साथ बहुत स्लो है। मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ जो है ना बहुत स्लो रिएक्शन है, इसलिए कि इसका मेटालिक कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। पहले तो इन्हें बताया कि अगर आपने इसे पानी के अंदर डाल दिया है को मैग्नीशियम मेटल का पीस, तो मैग्नीशियम मेटल के इस पीस के अराउंड में स्मॉल बबल्स आ रहे होंगे हाइड्रोजन के, और वो भी सेवरल मिनट्स गुजरने के बाद आएंगे। और ये चूँकि लाइट होता है तो इस पर फ्लोट कर रहा होगा। और हो क्या रहा होता है, हो ये रहा होता है कि मिसाल के तौर पर कि ये मैग्नीशियम का पीस है और आपने इसके अंदर क्या किया है कि आपने उसको वाटर के अंदर डिप कर दिया है। अब जब आप इसको वाटर के अंदर डिप करेंगे तो फिर क्या होगा, तो ये एक रिएक्शन होगा जिसमें मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है तो ये क्या होगा, अब देखना ये बैलेंस है। अच्छा देखो, अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसको मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख देता हूँ। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना,
समझें कि ये मैग्नीशियम के ऊपर किसकी लेयर आ गई है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेयर आ गई है। मैग्नीशियम के ऊपर ये रेड कलर का क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये ना इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है कि ये जहाँ बना वहीं स्टिक कर गया, ये जहाँ बना वहीं चिपक गया। इसकी वजह से सारा इनर जो है ना वो कवर्ड हो जाता है। और अब चूँकि ऊपर की सारी सतह के ऊपर कौन आ चुका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ चुका है। अब ये नीचे वाला सारा मैग्नीशियम जो है ना वो कवर हो गया। अब उसका एक्सपोजर नहीं है वाटर के साथ। अब जब वो वाटर के साथ एक्सपोज नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि जैसे वो होता है ना, चने के ऊपर छिलका होता है, सही है ना। मिसाल के तौर पर कि आपने चने की फॉर्म में चना उसके अंदर गया, समझो कि चना नहीं है मैग्नीशियम है, तो उसके ऊपर एक ऊपर उसकी लेयर होगी ना, फर्स्ट लेयर के ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और अंदर का सारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इसकी सिर्फ एक फर्स्ट लेयर जो है ना वो फर्स्ट लेयर रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। बात सुनो, इधर आओ, इधर आके बैठो और मुझे बताना भी मैंने क्या बताया। दुआ जल्दी से बताओ। हाँ, अभी मैंने क्या बताया, इधर आओ। तुम भी इधर आ जाओ, तो जल्दी से इधर आओ। ठीक है, विद वाटर ओनली इट्स अपर लेयर रिएक्ट्स, एज अ रिजल्ट वी गेट अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच प्रोटेक्ट्स द इनर मैग्नीशियम मेटल। देखो यही सारा कुछ हो रहा होता है, एल्युमिनियम के साथ भी। एल्युमिनियम क्यों कोरोड नहीं करता, ऐसी बात नहीं कि एल्युमिनियम कोरोड नहीं करता, एल्युमिनियम भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहा होता है, उसकी स्टिकी नेचर होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जहाँ बनता है वहीं चिपक जाता है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम की सिर्फ एक अपर लेयर ऑक्साइड बनाती है और वो वहीं चिपक जाती है, इनर सारा का सारा प्रोटेक्ट हो जाता है। आयरन के साथ ऐसा नहीं है। आयरन अगर ऑक्सीडाइज होता है तो Fe2O3 बनाता है, और Fe2O3 फ्लेकी होता है, चिप ऑफ हो जाता है। तो जब वो एक Fe2O3 बना, वो चिप ऑफ होकर जब नीचे गिरेगा, फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन उसको रिएक्ट करेगी, फिर उसको Fe2O3 बनाएगी, फिर वो हवा से गिर जाएगा, फिर और वो हद तक पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं आती। आयरन इसीलिए इतना ज़्यादा कोरोड कर रहा होता है कि उसका जो ऑक्साइड है, उसकी जो ऑक्साइड की लेयर है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम नहीं कर रही होती। एल्युमिनियम के अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम कर रही होती है। यहाँ अगर बात करो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम कर रही होती है और इनर को सारे को प्रोटेक्ट कर देती है। अच्छा देखें, ये हमारे पास हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन देखा वाटर के साथ, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को अगर हम देखें, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विद इंक्रीजिंग विगर to give the metal hydroxide and hydrogen gas. Strontium, barium have reactivities similar to lithium in the group 1 of the periodic table. तो ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम बहुत बड़े बड़े, तो ये वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं और अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। कैल्शियम फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट्स फेयरली विगोरसली विद कोल्ड वाटर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर गिवन ऑफ and a white precipitate of calcium hydroxide together with an alkaline solution is formed. ठीक है, इसके बाद देखें रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग द मेटल बाय हीटिंग देयर कार्बोनेट्स टू हाई टेम्परेचर। यानी अगर आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो ये ऑक्साइड बना लेगा, और अगर आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट लिया और आपने उसको हीट किया तो हीट कम करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी और मेटल का ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। अच्छा देखें प्रॉपर्टीज़, अगर आप देखें तो ये जो ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन ऑक्साइड एंड एक्सट्रीमली स्टेबल ड्यू टू देयर हाई क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए क्यों,
इसलिए कि इनका जो क्रिस्टल है बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, इनका मेटल भी बहुत छोटा होता है और ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन भी बहुत स्मॉलर इन साइज़ है। तो चूँकि इनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुई होती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है। खाली आप सोडियम क्लोराइड को देख लें, खाली +1 और -1 की तो अट्रैक्शन है, बज़ाहिर हमारे लिहाज से कोई अट्रैक्शन ही नहीं है +1 और -1 की, लेकिन इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है ये कि मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो हाई। तो इनके तो चार्ज और भी ज़्यादा है, +2 -2, इनके तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके अंदर क्या है कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर क्वाइट इनसॉल्युबल इन वाटर, while calcium, strontium and barium oxide react with water to give soluble metal hydroxide which are strong bases। ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो फिर क्या होता है कि इनका जो ऑक्साइड है तो वो वाटर सॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इनका ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होने की वजह क्या होती है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे होते हैं ना तो मेटल का साइज़ बड़ा होता है, और मेटल का साइज़ बड़ा होता है तो क्रिस्टल की पैकिंग वीक हो जाती है, और जब क्रिस्टल की पैकिंग वीक हो जाती है तो क्रिस्टल डिज़ोल्व भी हो जाता है, और मेटल का साइज़ बड़ा होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इसलिए कि बेरिलियम भी छोटा है और मैग्नीशियम भी छोटा है, तो ये इनका क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये नहीं टूट पाते। लेकिन जैसे ही साइज़ थोड़ा बढ़ता है, कैल्शियम की तरफ जाते हैं तो अब ये टूटने लगता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड जो है ये जो है क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड दे देंगे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है। इसके बाद देंगे बेरिलियम ऑक्साइड इज़ नॉट एट ऑल बेसिक इन नेचर, इन फैक्ट इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। बेरिलियम ऑक्साइड देखें ना तो इन पूरी फैमिली के अंदर सबसे छोटा है बेरिलियम। अब सबसे छोटा होने की वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इज़ वेरी वीक, और जब मेटेलिक कैरेक्टर वीक है, अगर तो मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो वो बेस हो जाता है, और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो वह एसिड हो जाता है। लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर वीक होने की वजह से एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर आ जाते हैं। यही वजह है कि बेरिलियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेरिलियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। तो बेरिलियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल, देखिए अब इसके बाद जब नीचे आते हैं हम, ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल आर बेसिक इन नेचर, देयर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, वो बेसिक है। इसके बाद और नीचे आ जाए, कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक हो गए। सारे के सारे बेसिक हो जाते हैं। वजह क्या है, बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज, देयर मेटेलिक कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्ग एंड देयर ऑक्साइड इज बेसिक। इसके बाद देखें लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू द स्मॉल साइज बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट वाइल द अदर ऑक्साइड्स आर आयनिक। देखो जब मेटल का कैरेक्टर वीक होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होती। तो ये इतना छोटा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं है, रादर इट लाइक्स टू शेयर। इसके बजाय ये क्या करता है, ये शेयर करना पसंद करता है, और बेरिलियम फिर क्या कर लेता है, बेरिलियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। लेकिन इसके नीचे जितने ऑक्साइड हैं वो आयनिक हो जाते हैं, इसलिए कि वो बड़े होने की वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा देखें, ऑल्दो बेरिलियम ऑक्साइड इज़ कोवेलेंट येट इट हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ हार्डर देन द ऑक्साइड ऑफ द अदर मेटल एज इट इज़ पॉलीमर। ईच बेरिलियम is tetrahedrally coordinated by 4 ऑक्सीजन एटम। जो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ना वो जुड़ा हुआ होता है, टेट्राहेड्रली जुड़ा हुआ होता है 4 ऑक्सीजन एटम से।
हाँ ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड का हाँ बेरिलियम ऑक्साइड का जो BeO है ना BeO, तो बेरिलियम ऑक्साइड का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, बस ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको देखते हैं बेरिलियम ऑक्साइड का टेट्राहेड्रल